नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एमीटर बायस और सेल्फ बायस। इसको बायसिंग सर्किट विद एमीटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर एक एमीटर रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि पहले हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था। अब देखते हैं, ये हमारा सर्किट है एमीटर बायस सर्किट का। इसमें हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केसेस में एनालिसिस किया है, इनपुट में केवीएल अप्लाई किया है, जो बायसिंग वोल्टेज हमने लगाया हुआ है इसको हम ब्रेक करेंगे दोनों साइड, इनपुट साइड के लिए और आउटपुट साइड के लिए। तो जब हम लोग एक बार इनपुट साइड में बायसिंग वोल्टेज कनेक्ट करेंगे केवीएल अप्लाई करके, यहाँ पर बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब इनपुट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आउटपुट साइड की कैलकुलेशन करेंगे उस केस में हम बायसिंग वोल्टेज को आउटपुट साइड कनेक्ट करेंगे, फिर केवीएल अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब एक बार हम इनपुट साइड पर केवीएल अप्लाई करते हैं और बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी के हेल्प से हम जो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है उसकी हेल्प से हम लोग कलेक्टर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। तो बेस करंट इनपुट पर जब हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं बेस करंट हमें मिलता है, बेस करंट की हेल्प से हम लोग कलेक्टर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। अब जब इनपुट साइड की एनालिसिस करनी है तो बायसिंग बैटरी को हमने इनपुट साइड कनेक्ट किया। बायसिंग बैटरी को इनपुट साइड कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ इस लूप में केवीएल लगाएंगे। लूप 1 जो फॉर्म हो रहा है इसमें केवीएल लगाएंगे। जब केवीएल लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, VCC माइनस IBRB माइनस जो यहाँ के क्रॉस ड्रॉप है VBE माइनस IERE। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होकर के आएगा। अब हम जानते हैं कि एमीटर करंट हमारा क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है, और IC इज इक्वल टू हम जानते हैं बीटा IB होता है। तो इस IC की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें I की वैल्यू एक मिल जाएगी। IC की वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया बीटा IB, फिर IB कॉमन ले लीजिए। IB कॉमन लेंगे तो एमीटर करंट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 हो जाएगा। देन इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, IE की जगह पे आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। जब आप IE की जगह पर पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IB इंटू बीटा प्लस 1 इंटू RE। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके IB करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा इनपुट करंट है या बेस करंट है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बेस करंट की वैल्यू निकल के आई VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब अगर हम आउटपुट साइड की कैलकुलेशन करें, आउटपुट साइड की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इजीली वहाँ से कलेक्टर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस करंट। क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टर करंट जो होता है बीटा IB प्लस ICEO होता है, ये हमारा लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीकेज करंट को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। जब लीकेज करंट को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं तो कलेक्टर करंट हमारा बीटा IB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कलेक्टर करंट फाइंड आउट हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर। तो ये हमारा कलेक्टर करंट कहलाएगा। यहाँ से कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई बीटा इंटू VCC माइनस VB अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। अब अगर हम आउटपुट साइड KVL लगाएं, आउटपुट साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है हमें तो आउटपुट साइड हम बायसिंग बैटरी कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE। इस सर्किट में आप KVL अप्लाई करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC जो रेजिस्टेंस कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा माइनस जो जो कलेक्टर और एमीटर के बीच जो ड्रॉप है VCE माइनस जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा वो। तो ये आपका यहाँ पर KVL अप्लाई होगा तो आपका इक्वेशन कुछ ये फॉर्म होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब हम लोग कलेक्टर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे या कलेक्टर एमीटर वोल्टेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा VCC माइनस ICRC माइनस IERE। क्योंकि हम जानते हैं कि एमीटर करंट इज नियर अबाउट इक्वल टू कलेक्टर करंट होता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एमीटर करंट को कलेक्टर करंट से। जब हम कलेक्टर करंट से रिप्लेस कर देंगे इस एमीटर करंट को और कॉमन ले लेंगे तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो हमारा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस RC इंटू RC प्लस RE निकल के आएगा। अब हमने इनपुट और आउटपुट दोनों साइड की कैलकुलेशन कर ली। दोनों साइड की कैलकुलेशन करने के बाद हमें पॉइंट्स मिल गए, बेस करंट की वैल्यू मिल गई, कलेक्टर करंट की वैल्यू मिल गई और आउटपुट वोल्टेज मिल गया। तो ये हमें बता देगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में कहाँ पर लाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है उस पर अगर हम बीटा की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू में चेंज करते हैं, टेम्परेचर और बीटा की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं
एमीटर बायस सर्किट में, तो इस सर्किट में हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टर करंट वेरी करता है, कलेक्टर करंट में वेरिएशन दो रीजन की वजह से होता है। एक टेम्परेचर की वजह से होता है और एक हमारा जो बीटा की वैल्यू है उसमें चेंज करने की वजह से हमारा कलेक्टर करंट में वेरिएशन होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लीकेज करंट जो होता है हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा लीकेज करंट बढ़ेगा। और लीकेज करंट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमने एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, एमीटर को ग्राउंड किया है, तो हमारा जो लीकेज करंट होगा ICEO वो भी इंक्रीज़ करेगा। जब ICEO लीकेज करंट हमारे दोनों इंक्रीज़ करेंगे उसकी वजह से हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा। एक रीज़न ये भी है कि अगर हम बीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो बीटा की वैल्यू को चेंज करने से भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि हमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना पड़ता है, ट्रांजिस्टर को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं दैट मीन्स कि कंपलसरी हो जाता है कि हमारा जो बीटा की वैल्यू है वो वेरी करेगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर कभी भी सेम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर चाहे सेम हो लेकिन ट्रांजिस्टर का जो बीटा वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ऐसा डिज़ाइन ही नहीं हो पाता है कि बीटा की वैल्यू सेम रहे। इसलिए अगर ट्रांजिस्टर चेंज किया गया है दैट मीन्स कि बीटा की वैल्यू में वेरिएशन होगा ही होगा। और अगर बीटा की वैल्यू में वेरिएशन हो रहा है तो कलेक्टर करंट में वेरिएशन होगा। अगर बीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कलेक्टर करंट भी हमारा बढ़ जाएगा। अब जब कलेक्टर करंट बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से और बीटा की वैल्यू बढ़ाने से, तो कलेक्टर करंट के बढ़ने से हमारा इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो सेल्फ बायसिंग सर्किट है, हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या फिर आउटपुट साइड में कैलकुलेशन की थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो नियर अबाउट इक्वल टू एमीटर करंट होता है। तो जितना चेंजमेंट हमारा कलेक्टर करंट में आएगा उसी के प्रोपोर्शनल में चेंजमेंट हमारा एमीटर करंट में आएगा। तो कलेक्टर करंट यहाँ पर बढ़ रहा है टेम्परेचर और बीटा की वैल्यू में चेंज होने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो कलेक्टर करंट हमारा बढ़ेगा। कलेक्टर करंट बढ़ने से हमारा एमीटर करंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों नियर अबाउट इक्वल हैं। एमीटर करंट बढ़ने से, क्योंकि एमीटर करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है वो एमीटर रेजिस्टेंस में हो रहा है, उसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब जब ड्रॉप बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो हमारा जो बेस करंट है वो कम हो जाएगा। बेस करंट कम हो जाएगा तो जो हमारा कलेक्टर करंट है वो बढ़ नहीं पाएगा उस हिसाब से। जब कलेक्टर करंट बढ़ नहीं पाएगा तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जितना कलेक्टर करंट हमारा बढ़ा था लेकिन ये ड्रॉप बढ़ने की वजह से बेस करंट कम हो गया, तो कलेक्टर करंट हमारा उतना ही कम हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर कंपनसेशन पॉसिबल हो रहा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं करेगा, वो स्टेबल रह सकता है कुछ एक्सटेंट पे। ये एक तरीके से इसका मेरिट है, लेकिन इस सर्किट को यूज़ तब भी नहीं किया जाता है। ये कुछ हद तक तो हम वेरी करा सकते हैं, मतलब कुछ हद तक तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रख सकते हैं इजी मेथड होने की वजह से, और ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल भी है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन फिर भी हम इस सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका डिमेरिट ऐसा क्या है कि हम इस सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने बेस करंट जो फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू क्या थी, निकली थी हमारे पास VCC माइनस VB अपॉन RB बीटा प्लस 1 इंटू RE निकला था। यहाँ से हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB होता है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारी कुछ इतनी निकल के आई थी। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कुछ ये इक्वेशन निकल के आता है, और बीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 से बहुत ज़्यादा होती है। बीटा की रेंज हमने निकाली थी, या बीटा की जो रेंज हमने देखी थी प्रीवियस केसेस में, बीटा की रेंज हमने देखी थी कि 50 से वो 400 के बीच में लाई कर रहा था। तो बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम इस फैक्टर को यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये जो फैक्टर है वो नियर अबाउट इक्वल टू हम 1 कर सकते हैं। अगर हम इस 1 को नेगलेक्ट कर दें कि बीटा की वैल्यू बहुत 1 से बहुत ज़्यादा है तो हम इस 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो फैक्टर है आपका, ये फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो बीटा है वो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, रेंज 50 से 400 के आसपास होती है। और अगर हम कह रहे हैं कि बीटा 1 से बहुत ज़्यादा है तो एक जो है ये जो 1 है बीटा प्लस 1 में, जो 1 है वो 1 बहुत ही छोटा है बीटा से। तो जब 1 बहुत छोटा है बीटा से तो हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू नियर अबाउट 1 हो जाएगा। जब बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू नियर अबाउट 1 हो रहा है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसको हम अब अगर यहाँ पर 1 पुट कर दें और यहाँ पर, तो जो हमारा फाइनल जो इक्वेशन निकल के आएगा कलेक्टर करंट का वो निकल के आएगा VCC माइनस VB अपॉन RB अपॉन बीटा प्लस RE। तो यहाँ से देखिए आप कि अगर रेजिस्टेंस RE की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें कलेक्टर करंट को बीटा से इंडिपेंडेंट बनाना है,
कि हम चाह रहे हैं कि कलेक्टर करंट जो है हमारा वो बीटा की वैल्यू पर डिपेंड ना करे। बीटा की वैल्यू पर अगर डिपेंड नहीं करेगा तो जो चेंजमेंट होगा बीटा में की वजह से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि कलेक्टर करंट हमारा बीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम ये कोशिश करें कि ये टर्म जो है हमारा वो बहुत ही छोटा रहे। जब ये टर्म बहुत छोटा रहेगा तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक केस माना कि चलिए ठीक है देख लेते हैं हम लोग। आर ई को बहुत ही ज़्यादा माना कि जो एमिटर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है आर बी अपॉन बीटा से, तो उस केस में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो जो कलेक्टर करंट निकलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा निकलेगा। तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर ई। तो यहाँ से तो हम कह रहे हैं कि हमने कलेक्टर करंट को इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा बना दिया कि कलेक्टर करंट अब हमारा बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा था, ऑपरेटिंग पॉइंट अब शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। प्रीवियस इक्वेशन से ये तो समझ में आ गया कि कलेक्टर करंट बीटा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। जब कलेक्टर करंट बीटा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसका शिफ्ट होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो किस केस में सॉल्व हुआ है, जब हमने एमीटर रेजिस्टेंस को बहुत ही इंक्रीज़ किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है। जब हम एमीटर रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर ई के क्रॉस वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके लिए हमें जो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जो हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें बहुत ही हाई पोटेंशियल की बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए। सेकेंड केस हमारा बनता है कि अगर हम बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं, बहुत ही स्मॉल रखते हैं, तो उस केस में हमें जो बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें एक ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब स्मॉल पोटेंशियल की बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हमारा बेस करंट स्मॉल रह सके। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम अराइज कर रही है बैटरी वाली कि दोनों ही केस में हम बैटरी की प्रॉब्लम को एक साथ प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ही इस सर्किट को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। यही डीमेरिट है इसका कि इसी प्रॉब्लम की वजह से हम इस सर्किट को और यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, क्योंकि इस बायसिंग में जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी और सारी पिछली बायसिंग्स में उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाएगा और ऑपरेटिंग पॉइंट आपका शिफ्ट रहेगा और जो बैटरी की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज़ किया जाता है।